नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग माधव निदान का कास निदान पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पित्तज कास इसके बारे में देखेंगे। वातज कास हम लोगों ने देख लिया था। अब पित्तज कास, क्योंकि ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास और पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया गया होता है उसमें, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ। श्लोक नंबर 6 देखिए, इसमें इतना बढ़िया बताया है। उरो विदा ज्वर वक्त्रे शोषे रभ्यार्दित तिक्त मुख मुखः त्रिषार्तः पित्तेन पित्तानि वमेत कटुनि कासित स पांडुः परिदह्यमानः। इसका मतलब यह है कि जब पित्तज कास होता है, पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, उसके वजह से जब पित्तज कास होता है, पैतिक कास, तो इसमें उरोविदा होता है। मतलब मनुष्य की छाती जो है वो जलती रहती है हर समय, मतलब बिना कुछ किए, बिना कुछ मतलब उसमें पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन क्या होता है, जैसे कि क्षार का सेवन बहुत ज्यादा किया होता है, तेल मिर्ची मसाला का सेवन किया होता है, और सारे कास वाले सारे हेतुओं का सेवन किया होता है, तो पित्तानुबंधी रहता है। तो इसकी वजह से छाती जलती रहती है, ज्वर होता है, फिर मुंह बार बार सूखता रहता है, वक्त्र शोषही, मतलब मुंह सूखने लगता है। फिर रभ्यार्थ तिक्त मुख त्रिषार्तः, मतलब जायका कड़वा रहता है। त्रिषार्तः मतलब मुख प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तिक्त रसात्मक, उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कड़वापन आ गया है। फिर पित्ते ने पित्तानी वमेत कटूनी, उसको खांसते खांसते पेले और कड़वा वमन आता है। वमेत कटुनी, उल्टी आता है तो उसमें कड़वा वमन आता है। और सारा शरीर पीला पड़ जाता है, और सारे शरीर में दाह भी होता है, और उसको खांसी भी आ रही है, और ये सारे पित्त के भी सिम्टम्स दिख रहे हैं। और टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि पैतिक कासमहा उर इत्यादि अभ्यर्थित पीड़िता, मतलब उसमें ना बहुत ज्यादा पीड़ा रहती है, उर आदि में, मतलब छाती में बहुत ज्यादा पीड़ा रहती है। अभ्यर्थित का मतलब यही है। तो ऐसे पित्त वाले सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, और आप लोग बताइए अपने अपने पेशेंट आप लोगों ने एनालिसिस किया है ऐसा। हाँ, डॉक्टर कंचन मैम, आपने पैथिक कास के पेशेंट देखे हैं? खांसी आ रही है और बहुत ज्यादा पित्त के सिम्टम्स। प्रणाम सर। जी जी सर, पेशेंट हाँ आते हैं, और जैसे हम कास लेके आते हैं, पर उनमें जैसे गले में दाग होना, और बहुत ज्यादा मतलब पेट की बर्निंग भी बोलते हैं सर, और थोड़ा हल्का हल्का उनका बॉडी गर्म भी रहता है सर, मतलब पूरे पित्त जैसे ही सिम्टम्स रहते हैं। आते हैं सर ये पेशेंट, बस हम अपने को डायग्नोसिस करते आना चाहिए, मतलब वायु वाला है, पित्त वाला है, या कफ वाला है, इसके हिसाब से। अनुबंध के साथ भी रहता है सर, जैसे पित्त के साथ वायु का अनुबंध हो, पित्त के साथ कफ का अनुबंध हो, ऐसे भी दिखता है सर। जी सर। जी जी। और किसी को कुछ बताना है, कुछ अनुभव है तो कृपया बता सकते हैं अनम्यूट करके।
अगर नहीं बताना है तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर माधुरी जादव मैम, आपके पास पेशेंट आए हैं। आकांक्षा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, सबको हाँ, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ। हाँ सर आए, पर मैंने कभी इतना बोलते हैं ना, मैंने वातज का पर डिटेल में से पित्तज वगैरह सब मैं डायग्नोसिस नहीं कर पाती थी सर। अभी करूंगी मैं सर, मैं ऐसे देख के। हाँ, एक एक शब्द देखिए। हृदय में हाँ। दाह हो रहा है, ज्वर हो रहा है, मुंह सूख रहा है, मुंह में हम्म। कड़वापन हो रहा है, और पित्त के सारे सिम्टम्स है, और खांसी भी आती है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। ठीक। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जिनको अम्ल पित्त होता है उनको खांसी आ रही है तो उनमें भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो पैत्तिक कास होता है। अम्ल पित्त भी रहता है, खांसी भी आती है। ठीक है। और डॉक्टर प्रीति साहू मैम, डॉक्टर सुनीता पाल जी, डॉक्टर विकास कुमार जी, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, कफज कास के लक्षण देखेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बता रहे हैं कफज कास के लक्षण। 7वां नंबर का श्लोक है। इसमें एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि प्रलिप्यमानेन मुखेन सिदन शिरोरुजार्थ कफ पूर्ण देह अभक्त रू गौरव कंडु युक्त कासित भृशम सांद्र कफः कफेन। इसका मतलब यह है कि इसमें पूरा कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया है। जैसे कि आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाया है, दही बहुत ज्यादा खाया है, फ्रूट्स खा के पानी पिया है, सारे मतलब दिन में दिवा स्वाप किया है, सब कफ के सारे सिम्टम्स इसमें दिखेंगे। वैसा हेतु सेवन किया है इसीलिए। तो इसमें बोल रहे हैं कि प्रलिप्यमानिन, इसका मतलब यह है कि मुंह में कफ जो है वो चिपका चिपका रहता है। फिर मुखेन सिदन, इसका मतलब यह है कि शरीर शिथिल रह जाता है। सिदन सिद साद, इसका मतलब है अंग शिथिल रहता है, अंग प्रत्यंग। सिर में दर्द होता है, शिरोर उजाड़ता, कफ पूर्ण देह, मतलब पूरे शरीर में कफ भरा है। अभक्त रुक, मतलब खाने पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। फिर रुक गौरव कंडु युक्त, मतलब गले में कंडू होती है, खुजली होती है, और खांसते खांसते गाढ़ा गाढ़ा कफ निकलते रहता है। इसमें सांद्र कफ बोला है, कफ जो है वो सांद्र अवस्था में रहता है। तो इस तरह से कफ निकलता है, बहुत ज्यादा कफ वाला खांसी आता है, सकफ कास होता है। टीकाकार ऐसे बोलते हैं कफज कासम कासमः प्रलिप्य माने इत्यादि। मतलब कफज कास के लक्षण जो है प्रलिप्य मानेन आदि शब्दों से बताया है। प्रलिप्य मानेन श्लेष्मा लिप्तेन मुखेनोपलक्षितः सिदन अंगावसाद युक्त। इसका मतलब यह है कि प्रलिप्य मान इत्यादि जब बोला है इन्होंने, तो प्रलिप्य मानेन का मतलब कि मुंह कफ से लिप्त रहता है। सिदन का मतलब है कि अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं। अभक्त रुक अरुचि, मतलब भोजन में अरुचि हो जाती है। अभक्त रुक, इसका मतलब है कि भोजन में अरुचि हो जाती है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो आप लोग कफज कास के पेशेंट अगर देखे हैं तो कुछ अनुभव बताइए आप लोग, जिसमें सकफ कफ युक्त खांसी आती है बहुत ज्यादा। डॉक्टर आकांक्षा मैम, आप कुछ बताएंगी। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप कुछ बताएंगी। जी मैं भी थोड़ी देर में ज्वाइन करूंगी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर दिलीप जी। हाँ, विकास जी आप बोलिए सर। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, सर बताइए। सबसे ज्यादा तो इसी के केस मिलते हैं, हाँ। इसमें ये कफ बहुत ज्यादा होता है और ये जो बता रहे हैं आप ये सब सिम्टम मिलते ही हैं। और सबसे ज्यादा हेतु भी इसका होता है, लोग फ्रिज का पानी और ठंडा पानी ये सब पीते हैं। तो खास तौर पे जब ठंड का मौसम होता है या कुछ परिवर्तन मौसम का हो रहा है तो ऐसे केस बहुत ज्यादा आते हैं सर। जी, ठीक है। और डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, आप कुछ बताएंगे सर। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी। सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सर ऐसे पेशेंट सर बहुत आते हैं जब ऋतु संधि काल होता है, मतलब जब सितंबर अक्टूबर, मतलब जब से ठंड शुरू होती है, या अपना दिसंबर में, मतलब अपना ये वसंत ऋतु वाला जो समय रहता है, उस समय बहुत ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनमें कफ कफ के साथ उनको टॉन्सिलाइटिस भी रहता है, गले में खराश रहती है, उनको लैरिंजाइटिस के भी पेशेंट रहते हैं उसमें, और कफ के साथ उनको फीवर आना, गले में दर्द होना, और खांसी में कफ निकलना।
तो ऐसे पेशेंट रहते हैं सर, आते हैं। और और अभी अभी नहीं पेशेंट आ रहे हैं कि जो फ्रिज का पानी ज्यादा अभी भी आ रहे हैं सर। हाँ, अभी भी सर जो फ्रिज का पानी पी रहे हैं, आइसक्रीम खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसके बाद उनका गला लग जाता है और फिर उनको वो खांसी, ड्राई कफ, उसके बाद फिर कफ आना चालू हो जाएगा सर। ऐसे पेशेंट आते हैं सर। ठीक है। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, हाँ आप कुछ बताएंगे? हाँ जी, बताइए। हाँ सर, ये वाता जो कफज के सर ज्यादा पेशेंट आते हैं सर, खास के अभी। जी। और ज्यादातर लोगों को ये अपना एलोपैथी में जो लिवोसेट्रिजिन सेट्रिजिन वगैरह दे देते हैं, तो उसके कारण थोड़ा ड्राई कफ वगैरह हो जाता है। जी। तो उसमें ज्यादा दिक्कत जाती है, तो अपने इसमें सर एक घृतपान वगैरह करा देते हैं मेडिसिन के साथ। तो उसमें जो ड्राई कफ वाला है वो जल्दी ठीक हो जाता है सर। जी। जी सर। और कोई बताइए? डॉक्टर प्रीति साहू मैम, डॉक्टर एमवी सुशील सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। शतज कास, अगर आप लोगों को किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम शतज कास की तरफ जाते हैं। प्रणाम सर। आप प्रणाम, बताइए। सर कफज कास के जो पेशेंट आप अभी वायरल जो भी फैलता है जिस टाइम पे ये संधि काल होता है उस समय जो होते हैं वो होते हैं। सर मुझे एक ये चीज पूछनी थी, उसमें जब कहते हैं कि वायरल में पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, उनके हिसाब से जब येलो कफ आना शुरू होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो सर इसमें हमारे जैसे पित्तज में लिखा हुआ है कि हाँ। पित्तज में मतलब पीले रंग का कफ आता है, हाँ, तो सर क्या उसको हम ये मानेंगे कि वो कफज कास पित्तज में परिवर्तित हुआ है? कफज कास परिवर्तित नहीं हुआ है, वो लोग बोलते हैं एक्यूट से फिर क्रॉनिक अवस्था में जा रही है तो हो रहा है। हाँ सर। तो हम लोग उसको शतज और शयज में वैसा मान रहे हैं ना। हम लोग शयज भी तो मान रहे हैं, एक कास इसमें पुए उत्पत्ति हो रही है। अच्छा सर, मतलब कि जो कफज काज अगर लंबा खींचता है बहुत समय तक चलता है, जिस तरह से कि हाँ। राजश्मा वगैरह में भी आगे कन्वर्ट होता है, नहीं भी होता है तो भी वो क्षयज कास में माना जाएगा, उसमें अगर पुई की उत्पत्ति हो रही है तो? हाँ, पुए उत्पन्न हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं ना वो। ओके सर। जहाँ धातुओं का क्षय होने लगता है तो वहां क्षय का होता है। कफज कास भी क्षय में जा रहा है, वातज कास भी जा रहा है, पित्तज कास भी क्षय में जब जाने लगता है तो वैसे म्यूकस टाइप और पस फॉर्मेशन होने लगता है। सर वातज कास का तो मेन सिम्टम ये होता है ना कि उसमें सूखी खांसी आती है, उसमें बलगम नहीं आता है, कफ हम्म। नहीं आता है, हम्म। ड्राई कफ उसमें ज्यादा चलता है, तो इसको वातज कास में लेते हैं सर। हाँ, ठीक है। डॉक्टर मनीषा मैम, आप कुछ बताइए। जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम। आप कल नहीं आई थी शाम को? कल शाम को तो लिंक, कल शाम को तो नहीं हुआ सर, देखी मैं तो उसमें था रात को कि हुआ था ना, रात को। अच्छा, शाम को बिजी थी सर, पेशेंट थे। अच्छा अच्छा। जी। हाँ, तो बताइए कास के पेशेंट कैसे आपके पास आते हैं? जी सर, ये अभी जिसमें कफज कास को बताया गया है इसमें, तो गले में खराश होना, बार बार उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ हो, और बलगम आने के बाद जिसमें जैसे इसमें बताया गया अरुचि होना, तो बार बार खांसने की वजह से पेशेंटों में लगता है कि गले में कुछ फंसा है, या और बार बार कुछ जैसे टॉन्सिलाइटिस होने में उनको लगता है कि गले में कुछ अटका है, और बलगम भी आता है। और बलगम के साथ ये सर अभी इस मौसम में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है खाने पीने में, जो ठंडा गरम उसमें रहते हैं, और कुछ ठंडा खा लिए, आइसक्रीम खा लिया या कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, तो अभी इसमें भी आ रहा है सर, गले में उनके टॉन्सिल और ये इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। और कफ, गाढ़ा कफ या पीला कफ जैसे आता है उनका सा कफ, उसमें गुरुता आ जाती है, उनको खाने की भी अरुचि आती है, ऐसे लक्षण मिलते हैं सर जो इसमें बताया गया है। जी। तो उसको कफज का समझ करके ही चिकित्सा दिया जाता है। जी। और उसमें पहले वही पाचन के साथ उनको और थॉट का पहले ट्रीटमेंट दे करके, और फिर अपन खांसी की जो उपचार है उसको देते हैं सर। जी। बिल्कुल वैसे लक्षण आते हैं जैसे इसमें बताया गया है सर। जी।
जी। सर ये गल शुष्कता और गल पूर्णता ये व्यवच्छेदक लक्षण हुआ ना, कफशकाश और वातशकाश का। हाँ और प्रलिप्यता और गल जो और एक लक्षण था वहां पे, ये व्यवच्छेदक लक्षण हुआ, क्योंकि हम जो ये म्यूट हो गया अनुरिता मैम, म्यूट हो गया। तो हमारा हाँ बोलिए बोलिए। हमारा जो व्यवच्छेदक लक्षण है वो ये होंगे ना सर? हाँ बराबर, है ना? ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी बताइए। सर एक सीए टोंग का सर पेशेंट था, जी उसको जो केमो रेडियो सर्जरी सब कुछ हुआ था, तो जी उसके बाद जब वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्रोसीजर वो जो नाइल्स ट्यूब लगा हुआ था थ्रोट में, जी उसकी वजह से वहाँ थ्रोट में ज्यादा कफ निकलता था उसको। जी और वो कफ को बाद में जब रिमूव किया गया, वो कफ को भी निकाल नहीं पा रहा, तो उसको हम कैसे देखना है? एक तो अर्बुद कैंसर बोल रहे हैं तो अर्बुद का होगा, और उसके बाद में स्वतंत्र व्याधि परतंत्र व्याधि ऐसे देखेंगे तो फिर स्वतंत्र व्याधि तो अर्बुद हो गया वहां का, और परतंत्र व्याधि में कफज का। हाँ ऐसे ही है ना। तो कफज कास के यही सब अगर कफ बहुत ज्यादा है तो वो कफज कास हो गया, अगर सूखापन है पर एक बार ड्राई कफ, सूखा कफ, हाँ तो फिर वातज कास में चला गया वो। जी जी। हाँ खांसी नहीं था सर, पर वो जो थ्रोट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, वो जो सीक्रेशन। हाँ अगर खांसी नहीं है तो फिर वो कास होगा ही नहीं ना, कास नहीं होगा। उसको कैसे कैसे देखना है सर? अर्बुद का ही संप्राप्ति देखेंगे वहां पे जी, उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। शतज कास के लक्षण, जहाँ पे इंजुरी होने की वजह से खांसी आती है, तो ये 8, 9, 10, 11 ये श्लोक देखिए, और ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, ऐसे बता रहे हैं कि अति वैवाय भारद्व युद्धाश्व गज विग्रह वृक्षस्योर शतम वायु गृहीत्वा कासम माचरेत् स पूर्वं कास्यते शुष्कम ततश्टिवेत् सशोणितम कंठेन रुजतात्यर्थम विरुग्णेनैव च ओरसा शुचिभिरुष्तीक्ष्णाभिस्तुद्यमान शूलिना दुष्पर्शेन शूलेन भेद पीड़ाभितापिना पर्व भेद ज्वरश्वास तृष्णा वैश्वर्य पीड़ितः पारवत इवा कुजन काश विगत शतोद्भवात। इतना बढ़िया बता रहे हैं इन्होंने, एक एक शब्द जो बताया है वैसे ही अगर हेतुओं का सेवन किया गया तो शतज कास, मतलब जहाँ पे इंजुरी हो जाती है, इंटरनल इंजुरी हो जाती है और खांसी आ रही है, क्योंकि इंजुरी होगा तो कफ जो है, इंजुरी हो जाता है तो वहां पे छिल जाता है, कट जाता है, तो बॉडी प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पे कफ बनाती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और उसकी वजह से कफ से स्त्रोतरोध होने लगता है, स्त्यांता बढ़ जाती है कफ की, और वायु का भी प्रकोप होता है, तो वायु के वजह से जितने भी श्वास नलिकाएं हैं वो संकुचित होने लगती है, और फिर जोर से झटका आने लगता है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अति वैवाय मतलब बहुत ज्यादा इंसान अगर अति मैथुन कर रहा है, फिर बता रहे हैं अति भाराध्व मतलब बहुत ज्यादा बोझा उठाने की वजह से, फिर अति अध्व, अध्व मतलब बहुत ज्यादा चलने की वजह से, फिर बोल रहे हैं अति युद्धा मतलब अति युद्ध करने से, बलवान व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा युद्ध किया जा रहा है। उसके बाद, और पहले के जमाने में कैसे हथियार जो होते थे, तलवार गदा भाला, इससे युद्ध किया जाता था। आज के जमाने में तो गोली है और मिसाइल है, अलग अलग है, AK-47 है, लेकिन पहले के जमाने में तलवार वगैरह से बहुत ज्यादा बलवान इंसान से युद्ध किया जाता था। फिर उसके बाद में बलवान घोड़ा, अति अश्वगज विग्रही मतलब बलवान घोड़े के साथ उसको रोक रहे हैं पूरी ताकत लगा के, फिर हाथी को बलपूर्वक रोक रहे हैं क्योंकि उनमें ताकत ज्यादा होती है घोड़े में और हाथी में। फिर बोल रहे हैं कि इसका वजह से क्या होता है कि जब अति व्यवहार किया जा रहा है, अति भार को उठाया जा रहा है, बहुत ज्यादा वजन, जिम में जाना या कैसे भी वजन ज्यादा उठाना, या तो सामान वगैरह, जो कूली लोग रहते हैं ना उनको शतज कास होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। फिर अति अध्व बहुत ज्यादा लंबा सफर करने की वजह से,
सब वायु प्रकोप आहार है और इससे इंजुरी हो जाती है अंदर। अति युद्ध, अति अश्व गज विग्रह, इन सब की वजह से क्या होता है कि रुक्षस्य और शतम वायु वृत्वाकाशम माचरित, मतलब प्रकोपित हुआ वायु जो है, जो रुक्ष गुण युक्त रहता है, और रुक्ष मनुष्य के वस्तल में होने वाले शत में अधिष्ठित होकर कास उत्पन्न कर देता है। तो अंदर ही अंदर वहां पे शत हो जाता है, चोट लग जाती है, इंटरनली छिल जाता है, कट जाता है, और उसकी वजह से उर शतम वायु, उर में शत हो जाता है, इंजुरी हो जाती है, गृहीत्वा कासम माचरित, और इसकी वजह से खांसी आने लगती है। अब ये किस तरह से आती है 9th नंबर के श्लोक में बता, स पूर्वम कासते शुष्कम तथा स्टिवेत शोणितम। इसका मतलब यह है कि पहले तो सूखी खांसी आती है, ड्राइनेस वाली खांसी आती है, और उसके बाद में कफ के साथ रक्त भी आने लगता है। तथा स्टिवेत शोणितम, मतलब वो स्थिवन करता है, शोणित खून का वो ऐसे निकलने लगता है, तो उसमें रक्त भी आने लगता है। तो बोल रहे हैं कंठेन रुजतात्यर्थम विग्रुग्णेन च ऊरसा। इसका मतलब यह है कि कंठ में रुजता होती है, बहुत ज्यादा कंठ में पेन होने लगता है, छाती फटती हुई प्रतीत होती है, वही विग्रुग्ण च ऊरसा, ऐसा फट रहा है, कट रहा है, ऐसा होने लगता है। उसमें तीक्ष्ण सुइयां चुभती हुई ऐसा प्रतीत होती रहती है। सूची भीरी तीक्ष्णा भी स्तुद्ध माने शूलिना, उसमें तीव्र शूल हो रहा होता है, और शूल ऐसा होता है कि हाथ से छुआ भी नहीं जाता है। फिर बता रहे हैं कि दुष्पर्शन शूलेना भेद पीड़ा भी तापिना, वहां पे इतना ज्यादा पीड़ा होती है कि दुष्पर्श, हाथ से छुआ भी नहीं जा रहा है। फिर भेदवत पीड़ा होती है, जिस तरह से भेदन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वैसे पीड़ा होती है। फिर सारे शरीर में अभिताप होता है, मतलब फीवर टाइप आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंजुरी हुई है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं भेद पीड़ा भी तापिना, अभिताप मतलब वहां पे बहुत ज्यादा शरीर में जलन हो रही है, और दाह हो रहा है, और उसके बाद में ज्वर हो रहा है, अभितापिना। भेदवत पीड़ा हो रही है, और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, भेद हो रहा है और पीड़ा हो रहा है। इसके बाद में बता रहे हैं कि पर्व भेद ज्वर श्वास, पर्व भेद मतलब पूरे उंगलियों के जो छोटी छोटी ज्वाइंट्स हैं वहां पे पीड़ा होने लगती है। फिर ज्वर होता है, बुखार आता है। फिर बोल रहे हैं श्वास होता है, सांस फूलने लगता है। इसके बाद में तृष्णा होती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। वैश्वर्य, आवाज बदल जाती है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। फिर बोल रहे हैं पारावत इवा कुजन, मतलब जिस तरह से कबूतर बोलता है उस तरह से इंसान शब्द निकलता है, तो जैसे रोंकाई आवाज बताया गया है, क्रिपिटेशन, रोंकाई, तो वैसे सिम्टम्स ऐसे ऑस्कल्ट करते हैं जब स्टेथोस्कोप से, तो कबूतर बोल रहा है, इस तरह से सिम्टम्स आने लगते हैं। कास वेगा शतोद्भवात, मतलब उसमें कास के वेग बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और साहस का काम करने से श्वास प्रकोष्ठ जो होते हैं वो अंदर अंदर विक्षत हो जाते हैं, मतलब एल्वेलाइज और ब्रोंक्यूल्स रहते हैं, वो अंदर अंदर विक्षत हो जाते हैं, वहां पे इंजुरी हो जाती है। और श्वास वायु के प्रवेश करने से खिंचाव पड़ता है, तो बहुत ज्यादा शूल होता है। वायु के विवशता परावर्तन से तीव्र कास उठता है, खांसते खांसते जोर पड़ता है, और शत स्थान अधिक फैलता जाता है, मतलब अंदर ही अंदर इंजुरी ज्यादा होती जा रही है। इंजुरी मतलब एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरा, क्योंकि वायु का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, रुक्षता बढ़ती जा रही है, तो इंजुरी भी बढ़ते जाता है अंदर ही अंदर। और खांसी के साथ रक्त आने लगता है, मतलब रक्त वाहिनियां फूट जाती है, और कैपिलरीज से खून आने लगता है, क्योंकि खांसी, यह वेग जो है, यही इतना ज्यादा वायु का प्रकोप करता है। वायु के प्रकोप से हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन खांसना भी एक बहुत ताकत लगाने वाली बात होती है, तो इसकी वजह से इंजुरी हो जाती है और खून आने लगता है, क्योंकि लंग्स के पैरेन्काइमल लेयर्स होते हैं बहुत वीक हो गए होते हैं, इतना खांस खांस के वायु का रुक्ष गुण बढ़ा होता है। अब इसी को, और फिर इसके वजह से ज्वर होता है, पर्व भेद आदि लक्षण हो जाते हैं। अगर खून आ रहा है और खांस खांस के बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, तो यह शतज कास की तरफ जाता है। अब इसके बाद ऐसे बता रहे हैं, और ये शतज कास हो सकता है कि युद्ध किया है, ये सब किया है, लेकिन खांसी अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक भी हो गया और वो टीबी की तरफ जा रहा है, तब भी यह शतज कास की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि खांसना भी एक तरह से इंजुरी करना होता है कंटिन्यू, अगर ये सब हो रहा है तो। इसके बाद में बोल रहे हैं, टीकाकार बोल रहे हैं कि शतज का सम्मा अति व्यवहार इत्यादि, मतलब शतज का जो है अति व्यवहार आदि से बताया है। फिर बता रहे हैं विग्रह विधारणम युद्धस्योपातत्वात् विग्रह इति पाठे स एवार्थः, यहाँ पर अति विग्रह शब्द का विधारण अर्थ रोकना अर्थ बोल रहे हैं, ना कि युद्ध। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे वेगों का धारण करना, यह भी एक हेतु रहता है।
मल मूत्र आदि का धारण करना, ये भी एक है। फिर बोल रहे हैं कि युद्धाश्व गज विग्रही, इसका मतलब है कि इन्होंने बोला है कि विग्रह का मतलब युद्ध करने के अर्थ से है, और विग्रही ये शब्द इसलिए बताया है। गज निग्रही का मतलब है कि हाथी वगैरह को कंट्रोल करने का कोशिश करना, पागल हाथी को। स्टिवेत शोणित, मतलब कोई भी हाथी जो भी है ना, उसको शुरुआत में तो कंट्रोल करना पड़ता है, घोड़े को भी कंट्रोल करना पड़ता है, तभी वो हमारी बात मानता है। तो ये क्रिया बहुत, उसमें ताकत लगती है। अगर इंसान कमजोर है वो करेगा तो उसको ये शतजकास होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर बोले स्टिवेत शोणितम, इसका मतलब ये है कि उसमें स ततः स्टिवेत शोणितान मिति कासा विघाते हृदय से विदारणात्, मतलब खांसी के वेग से कोष्ठ फट जाते हैं, अंदर अंदर इंजुरी होती है खांस खांस के, और इसलिए खांसी के साथ रक्त आने लगता है, जब भी खांसेंगे तो खून आने लगता है। फिर बोल रहे हैं कंठेन, यहाँ उपलक्षण में तृतीया है, फिर कंठेन उपलक्षित तृतीय एवं मरस्यति, मतलब खांसी के साथ और कंठ के साथ, मतलब कंठ में भी क्षत होने लगता है, ऐसा सिम्टम्स होते हैं। फिर बोल रहे हैं छाती फटी हुई जा रही है और असंख्य सुइयां चुभाई जा रही है, ऐसा पीड़ा होने लगता है। दिग्रुग्णनेव भग्नेनेव शुचिभिरिव तुद्यमानेन शूलिनादुस्पर्शेन च उरस्थिति संबंध दुःख स्पर्शत्वम स्पर्शा सहत्वम, इसका मतलब यह है कि इतना शूल होता है कि वहां छुआ भी नहीं जाता है, ऐसा सिम्टम्स आने लगते हैं। और सामने छाती में ही नहीं, साइड में जो रिब्स रहते हैं वहां पर भी शूल होने लगता है, पार्श्व शूली ऐसा बताया। भेद पीड़ा भी तापिना, ये शूल का विशेषण है। कबूतर की तरफ पेशेंट का राहता रहता है, ऐसा बोल रहे हैं कि शूल रक्षिता तथा तश्च पार्श्वादो बोध्यम, पार्श्व में पीड़ा होने लगती है। वाग्भटे नापी पठ्यते पार्श्वशूली थी, वाग्भट जी ने भी बोला है कि पार्श्व में शूल होने लगता है, रिब्स के दोनों साइड में पेन होने लगता है। फिर भेद पीड़ा भी तापिनी शूल विशेषण, मतलब भेदवत पीड़ा होती है, अभी ताप मतलब ज्वर भी हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं, तो ये शूल का एक विशेषता, इस तरह का विशेषण लगाए हैं। पारावत इव कुजन भवती शेषा, मतलब कबूतर की तरह कराह रहा है, इस तरह का पेन बहुत ज्यादा होने, आवाज भी आने लगती है बहुत ज्यादा, और वो स्टेथोस्कोप से पता चलता है। अभी आप लोग कुछ बोलेंगे तो बोलिए, शतजकास के लक्षण किसको बोलना है? डॉक्टर अंजना मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए, वातज कफज पित्तज और ये शतज। जी सर, नमस्कार सभी लोगों को, शुभ प्रभात जी सर, नमस्ते जी सर। पेशेंट तो कास के तो सभी लोग देख रहे हैं और बहुत कॉमन देख रहे हैं। आपने जो अभी बताया ये बहुत ही स्पेसिफिक फीचर लग रहा है, क्योंकि एक बार फिर से रिवाइज हो रहा है सारा, हम लोगों ने सब यूजी में पढ़ा था। और ये क्षमता की अधिक, जो एक जनरल सबकी अपने अपने कार्य करने की क्षमता होती है, उस क्षमता से अधिक अगर कोई भी व्यक्ति को काम दे दिया जाता है, चाहे कोई भी कारण रहा हो, तो फिर इस तरह का क्षत होने की संभावना मानी जाती है या रहती भी है। तो यहाँ पर जैसे कसनाथ कासा तो उन्होंने पहले ही बताया है कि जहाँ पे भी जो है काश तभी उत्पन्न होता है, या फिर जैसे तांबे के बर्तन के हिसाब से भी उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया है कि टूटे हुए तांबे के बर्तन या कांसे के बर्तन के को अगर चोट पहुंचाए या थोड़ा सा आवाज की जाए तो उस तरह की आवाज होती है। लेकिन यहाँ पे जो अभी आपने पढ़ा वो पारावत कुंजन, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है जो कि हम लोग सभी लोगों ने सुना होगा। और ये देखिए हमारे शास्त्र में उपमा भी इतनी अच्छी ये लोग दे देते हैं कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज भी बच्चों को अगर फिर लेकर हम लोग पढ़ाते हैं तो यही वाला जो है लक्षण बताया जाता है। और जनरली पेशेंट को जहाँ भी जरा सा भी कुछ रोंगटाई जब होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्राणवश होता है उसकी जो प्राणवायु है वो प्रॉपरली कहीं ना कहीं उसमें अवरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं जो उसका एक नॉर्मल गमन था या नॉर्मल उसका आवागमन था या नॉर्मल वो प्राणवायु ली जा रही थी और उसके बाद वो दानवायु के रूप में बाहर निकाली जा रही थी, जो वो प्रक्रिया है नाभिस्थ प्राण पवना स्पष्ट भारत कमलांतरम जो बताई गई है कि जो है वो नाभि से जो है वो प्राणवायु होती है और अंबर से जाके मिलती है और फिर वो अंबर से आयु ऑक्सीजन लेके या विष्णु पद अमृत लेके जो है वो फिर से हम उसको ग्रहण करते हैं। तो ये जो हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया गया था, आज इसको आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से अगर वो नॉर्मल बहुत अधिक गमन करेगा, बहुत अधिक कार्य करेगा, तो कहाँ क्या होगा कि वो जो उसका लंग्स है कहीं ना कहीं वो
थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होगी ही होगी, क्योंकि असर तो पड़ता ही है, पूरी बॉडी पे असर पड़ता है। और लंग्स को एकदम जो है वो फैन के रूप में बताया गया है कि फैन से उसकी उत्पत्ति होती है, रक्त के फैन से उत्पत्ति होती है। तो इसलिए फुफ्फुस को बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्राणवायु स्रोत की तरह से ही का आधार ही माना गया है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी तरह की जो है उस पर आघात हो सकता है, अगर उस नॉर्मल से कुछ एक्सेसिव प्रेशर करता है, तो फिर उसमें जैसे कि हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि एक कपड़ा है जो कि थोड़ा सा पुराना सा हो गया है, या उस कपड़े को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जैसे जो हम लोग सफाई धुलाई करते हैं, वहाँ माड़ी देते हैं, बहुत अच्छे से उसको धोते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पुराना होके वो जो है वो कहीं ना कहीं जगह जगह से थोड़ा थोड़ा घिस जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई लंग्स है, उसको प्रॉपर अगर आहार विहार नहीं मिल रहा है, उसकी इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या प्रॉपर उसको बल नहीं मिल पा रहा है, और लगातार वो जो कहते हैं अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्षत होने की संभावना बनी रहती है। और जब उसमें क्षत होता है तो फिर इस तरह के सारे सिम्टम्स जो भी आपने बताए वो प्रॉपरली मिलते हैं, और आगे ये फिर भयानक बीमारियों में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो अगर आज के पैरामीटर में हम देखते हैं तो हमें रोंकाई मिल जाते हैं। रोंकाई मिलने का मतलब होता है कि ये पेशेंट निमोनिया में भी जा सकता है, ये पेशेंट न्यूमोथोरेक्स में भी जा सकता है, ट्यूबरक्लोसिस में भी जा सकता है। कितनी डिजीज हमने जो है प्राणवायु स्रोत की जो है मॉडल से अगर हम कोरिलेट करेंगे तो बहुत आगे तक उसके उपद्रव के बारे में बताया है। तो कास्ट तो केवल एक जो है कहना चाहिए एक पहला स्टेप होता है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेंगे, निदानों का परिवर्जन कर देंगे, तो चिकित्सा हमारे लिए बहुत इजी रहेगी, वरना पेशेंट की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। जी सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। शतज कास के पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं तो बताइए अपना अनुभव। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन महाजन सर, आप कुछ बताएंगे सर? डॉक्टर एमवी सुशील सर, डॉक्टर अश्विनी जी, डॉक्टर सरोज देसाई मैम, कुछ बोलिए आप लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर लेकिन बस्ती से रिलेटेड है सर, पूछे? हाँ पूछिए। सर आपने एक बार कहा था ना कि हम जब बस्तियां बनाते हैं तो उसमें तेल और घृत भी मिला के दे सकते हैं। तो और घृत, मैंने कल एक मतलब एक बस्ती बनाई, तो मेरे साथ में घृत मिला दिया था। मिलाने के बाद वो अजीब सा बन गया था। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम किस तेल के साथ कौन सा घृत मिला सकते हैं? कौन सा तेल? तिल तेल का ही देते हैं ना हम लोग। जैसे कभी ऐसे पेशेंट आते हैं ना कॉन्स्टिपेशन के रहते हैं, तो कभी कभी जैसे अपन निरुवस्त्र जब बनाते हैं तो उसमें एरंड तेल डाल देते हैं तिल तेल की जगह पे। तो कल वो झाग सा बना, उसका अजीब सा हो गया था, तो फिर मैंने उसको हटा दिया था। झाग सा बना मतलब किस तरह का झाग था वो? एक्चुअली अब मैं कल का बना रहा था ना, तो कल का बनाते समय मैं घी डाला उसमें, मतलब तेल एरंड तेल और घी महातिल को मिला दिया आपस में, और फिर जब वो अपना बना रहा था तो वो मैंने डाला दोनों का, तो वो अजीब सा मतलब उसका मतलब जो स्वरूप था दिखने में वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर पूरा हटा ही दिया। तो मतलब वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका मतलब मेडिसिन खराब था क्या? मतलब वो पुराना बासी था क्या? नहीं सब अच्छा था, बिल्कुल फ्रेश। क्या दिखने में खराब ही दिखेगा ना, उसमें क्या है? दिखे तो दिखे, उसमें क्या है? अंदर से आवाज सी आई कि हाँ ये हमें नहीं देना है, तो फिर मैंने नहीं दिया। अंदर से आवाज आई? मतलब अंदर से कौन बोला? ऐसे तो होता नहीं है। तो शादी अपन मस्ती बनाते हैं, तो अगर उसमें कुछ ऐसा खराब दिखेगा तो फेंक देंगे क्या इतना महंगा? अरे फेंक नहीं पड़ा सर, अभी क्या सर कोई रिएक्शन हो या कोई साइड इफेक्ट आए उससे अच्छा अपन उसको हटा ही दो। तभी तो मैंने फिर पूछा आपसे कि भाई यदि हम अमेरन तेल को महातिल रस में मिला सकते हैं क्या? क्यों नहीं मिला सकते हैं? अच्छा टाइप हुआ होगा सर। तो ये क्वेश्चन है, कौन सा घी किस तेल के साथ मिला सकते हैं? कौन सा घी? क्या गाय का घी मिलाते हैं ना हम लोग, और कौन सा घी मिलाएंगे? मैं जैसे मैंने महातिक्त मिलाया था। महातिक्त मिलाए, फिर गूगल तिक्त मिलाए, उसमें क्या है? मतलब मिला सकते आपका ये क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हैं आप,
खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? नहीं, मैंने आपसे सुना था आपके एक लेक्चर में कि अपन घृत और तेल को मिला के भी अपन वस्ती दे सकते हैं। हाँ, तो ठीक फिर है। क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने कभी मतलब ऐसा दिया नहीं था यार, मैं हमेशा आपने नहीं दिया था, लेकिन वो मेडिसिन खराब नहीं था। जी इसको जी यमक स्नेह बोलते हैं, दो स्नेह का मिक्स करके अगर देते हैं तो। जी। हाँ तो हम कोई भी घृत मतलब कोई भी घी में कोई हाँ, भी, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज भी आप अगर एरंड तेल वाला और ये मिक्स करके देंगे तो वो वैसे ही बनेगा, तो उसको फिर मत फेंक दीजिएगा, वेस्ट हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर, कॉन्स्टिपेशन में तो हम सहजरादी तेल और कैस्टर ऑयल मिलाकर देते हैं, तो कुछ उसमें दिक्कत कोई नहीं आती। पेशेंट तो वातानुलोमन होके उसका मल का बाहर आना तो निश्चित रहता है। और सर से कंफ्यूज मत हो सर, दे सकते हैं हम तो। कल का क्वाथ सेंधव वगैरह, मधु सेंधव कल का ऐसे मिला के देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छी तरह से इमल्सिफिकेशन होना चाहिए सर। बाकी कुछ नहीं, दिक्कत नहीं रहती उसमें, कुछ नहीं। नहीं और मैडम, पेशेंट मैं को मिलाए जो अनुवासन वस्ती चल रहा है ना, वो सहचर तेल की चल रही है, और जो हाँ निरुवत चल रहा है उसमें हम एरंड तेल मिला के दे रहे हैं। तो हमने सर, मतलब घृत लेकिन मिला तो क्या आपका ऐसा गंदा स्मेल आ रहा था क्या? मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको फेंकना पड़ा? एक्चुअली उसका जो स्वरूप था ना, जो उसका अब ये कोई बात नहीं है, स्वरूप अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो फेंक देंगे, ये कौन सा बात है? सर इसमें हुआ, क्या हमारा तेला खराब हुआ और हमारा तेल। सर, उसमें क्वाथ डाले ना तुम, आपका क्वाथ डाले होते ना तो एक जैसा होता है और अच्छी झाग भी नहीं रहती। वो पूरा हम रवि से घुसलते हैं ना तो वो अच्छी तरह मिक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं होती सर उसमें। मैंने क्वाथ डाला था, लेकिन ये जरूर है कि हाँ वो क्वाथ में तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाता हूँ उसमें, तो मुझे एक दो बार मैंने मिलाया उसमें, तो वो जो उसका मतलब वो घी जैसे नहीं, अपन जब घी जम जाता है उससे नहीं इतना सर, हो। वो थोड़ा स्टराइल करके लेना घी, और जो हमारा तेल रहता है ना वो गर्म पानी में उसकी मूर्छना होनी चाहिए सर। नहीं तो तुम आपको कंफ्यूजन होगा वो थोड़ा सा, हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं होती उसमें। थोड़ा जी मूर्छना करके ले लेना तो अच्छा रहता है। उसमें जो भी कोई ऐसे बोले सर, बोले कि बिगड़ गया हो ऐसे कुछ होगा तो उसका थोड़ा सा अपने सिद्ध घृत लिया ना तो उसकी वजह से तो आप थोड़ा सा दिक्कत में आ गए हो। तो क्या सर दिक्कत में नहीं आ गए? मुझे समझ सर, में इसमें क्या इसमें दिक्कत है? इसमें सिद्ध घृत है ना तो तो सर क्या उसको प्रॉब्लम है? सिद्ध घृत का हम बस्ती नहीं देते हैं क्या? देते हैं सर। तो सर से ऐसे लगा, वो जब मिक्सी करते हैं ना तो सर वो अलग अलग सा थोड़ा सा तेल एक घृत ऐसे मिक्स नहीं होगा और तो वो ठीक है, कंफ्यूजन वो में आ गए। वैसे ही रहता है, यमक ने ऐसे ही वो रहता है। ऐसे ही रहता है, लेकिन सर को थोड़ा सा वो कंफ्यूजन, डर के मारे उन्होंने वो फेंक दिया, ऐसे रहे उनका तो सर। खुद का कॉन्फिडेंस कम था, असली में दवाई सही था। दे दीजिए सर, कुछ नहीं दिक्कत होती। ठीक है सर, गुड जी मॉर्निंग सर। जी। कल कमल मैम ने पुनसुन संस्कार कितना अच्छे से कर दिया, वो सर पेशेंट भी आपने आराम से मिला। आपने आपने वो करवा दिया मुझे तो ढाढ़स नहीं था, वो उतना डेयरिंग नहीं था। कल तो मुझे पहली बार विश्वास भी नहीं हो रहा था कि आप आ गई। सर सरप्राइज था मेरे लिए वो, आपको सरप्राइज देना था पुसवन, क्योंकि मैंने बोला था सर मैं लास्ट में आऊंगी उनके साथ, तो मैंने बोला चलो सर को सरप्राइज दे देंगे हम ऐसे। और ठीक कितना है। बजे घर पहुंचे आप लोग? रात को 7-7:30 बजे घर पहुंचे सर। अच्छा, फिर पूरा दिन कल इसी में ट्रैवलिंग में ही गया। हाँ, ट्रैवलिंग में ही गया सर। अच्छा, कमल में किस चीज का नस्य दिया था उसमें आप लोगों ने? सर ने वो मेडिसिन बनवाया था पुसवन का, तो उससे मैंने नशे दिया था 30 ml। नहीं तो क्या पहली मेडिसिन, बार। दूध हाँ, देखने में तो क्षीरपाक किया था सर ने उनका, उसका क्या किया था? क्षीरपाक दूध से मिक्स करके वो बनाते ना हम, सर ने बनवा दिए थे वो ड्रग सब। सर के यहाँ गई थी क्लिनिक में मैं, अटक पुणे सर में। क्या आपने? सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा, अरे सीक्रेट फॉर्मूला है पुनसवन का, बताऊंगा बाद में। यस सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। लेकिन हम जब यमक स्नेह युक्त देते हैं बस्ती ना तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है।
हाँ नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम माधु बनाया है। तैलिक बस्ती कभी बनाया आपने? माधु तैलिक बस्ती में मधु और तेल ये रहता है। हाँ वो तो बनाया, लेकिन ये जो मतलब जो ये जो घृत पहली और बार बनाएगा माधु तैलिक बस्ती, कभी देखा नहीं है तो उसको तो अजीब लगेगा कि मध और तेल। वैसे आपने पहली बार बनाया इसलिए आपको ऐसा लगा, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। हाँ जी सर, जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। शतज कास, नहीं तो हम शयज कास में जाएंगे। सर ये पुंसवन में जैसे संस्कार में बताया गया है वेदों में कि बट का वो लेते हैं मैं अंकुर बट का और नहीं लेता हूँ, मैं जी बट का नहीं लेता हूँ, बट का फेल हो जाता है बहुत बार। और पीपल का और गिलोय का, ये तीनों को मिला करके जी नासिका में देते हैं। उसमें बताया गया है, वेदों में है सर। जी, बाकी आप अपना सीक्रेट बताएंगे सर हम लोगों सीक्रेट में बताऊंगा। को। जी, थैंक यू। मुझे तो ऐसे लगा कि कमल मैम डाल के चली थी, मतलब वो पेशेंट ने आराम से ले भी लिया और वो पूरा मस्तिष्क में गया, और उसके बाद में पेशेंट को नींद आने लगी। पेशेंट को इतना मतलब अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना। सर आपकी वीडियो देख के। हाँ, लेकिन वो सो कैसे रही थी, उनको एकदम माइंड एकदम रिलैक्स हो गया। हाँ रिलैक्स था वो। पहले बार आपने पहले अगले समय नहीं सिरोवेचन के लिए दिया था ना, तो उसका नेजल ब्लॉक नहीं था सर, इसीलिए वो फंस गया। नहीं तो अगले 2 बार आपको दिक्कत आई थी ना सर उनको। जी, और और आपके हस्बैंड तो एकदम ऐसे लगते हैं बॉलीवुड के कोई स्टार हैं, अच्छे हैं। वो तो मन से बहुत स्टार ही है सर, बहुत अच्छे है वो, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो। हाँ ठीक है। सर अभी जो कांस का अभी चल रहा है अपना, तो इसमें हाँ कल एक पेशेंट आए थे, एसपी ऑफिस में उनके साथ रहते हैं ना, काफी उनको रनिंग करना पड़ता है। हेल्दी है लेकिन बहुत जी ऐसा जीर्णकाय नहीं है, और वातज कफज है उनकी नाड़ी। और सर ये जो अभी इसमें विवेचना दी गई है कि कबूतर के वो गुड़ जैसे आवाज आना, उनका विस्लिंग साउंड आना, उनको और उनके बेटे को दोनों को काफी समय से है ये प्रॉब्लम। 8-10 साल से उनको चल रहा है। मेडिसिन वगैरह लेते हैं, फिर इसके बाद फिर वैसे हो जा रहा। उसकी वजह से काफी उनको अब प्रॉब्लम हो रहा है। रात में सोते हैं तो बार बार उठते जाते हैं, बलगम आता है, खांसते हैं, जी और वैसी आवाज आएगी, लगातार खांसी आएगी, लगातार एकदम बैठ जाते हैं झुक करके। जी तो उसमें तो अभी कुछ सामान्य औषधियां भी दी हूँ मैं, और वात प्रकोप भी है और कॉन्स्टिपेशन भी उनको रहता है। जी तो दीपन पाचन और शमन औषधि कुछ अभी साथ में दे करके फिर अभी नस से चला रही हूँ। तो जी कल नस से दी थी सर, तो काफी उनको उसके साथ बलगम निकले लगातार, उनको जी कारगल वगैरह करवाई। जी। और क्योंकि मेद युक्त भी है शरीर, तो इसमें और अच्छे से हम क्या कर सकते हैं सर? क्या मतलब आपको क्या करना है? मतलब उनको, उनका क्रॉनिक है सर, ये 8-10 साल पुराना है। ठीक है ना, तो आप घृत पान करके वमन, ब्रीहन करके फिर करिए। हाँ वमन उनको नहीं करना है, उनका समय नहीं है तो उनको। अश्वगंधा घृत है, विदारदी घृत है, ऐसे घृत दीजिए, पिपल्यादि तो घृत है, अभी पंचकर्म घृत। सिंपल घृत उनका बोली हूँ, गो घृत में त्रिकटु डाल के सुबह घृत पान करिए आप, हाँ और ये औषधियों का सेवन करिए। तो अभी यही चला रही हूँ, और नस से कंटिन्यू चला रही हूँ मैं। ड्राइनेस भी है, वात की वजह से रुक्षिता भी है। हाँ। तो नस से में और कोई अलग से कर सकते हैं सर? ये तो नस से नहीं ले रहे हैं, जो अणु तेलम है उसको नहीं ले रहे हैं। शीरबला तेल है ना आपके पास? हाँ, इसको इसको वो अप्लाई करने को बोल रहे हैं, ये दे सकते हैं हाँ। इसी को ये भी चला रही हूँ फिर। शीरबला तेल का नस से दे दीजिए। जी, तो इसमें क्लेद भी है, तो उसको कंटिन्यू अभी बहुत ज्यादा जल्दी कफ का शमन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक उसका निष्कासन ना हो जाए तो कफ को निकालना है, लेकिन वहां पे कोई इंजुरी ना हो जाए। जी। और वो साउंड वैसी आती है सर, जो अभी दिखाया बताया है इसमें, कबूतर की तरह वैसी साउंड, वैसी विजलिंग साउंड आ रही है। बोलते हैं सोता हूँ तो बताती है मिसेस के एकदम आपकी वो जैसे सीटियां चल रही हो वैसे चल रहा है। खांसते हैं तो वैसी कांसे का के जैसे बर्तन जैसे उनकी आवाज जाती है, इतना कंटिन्यू खांसते हैं। तो एक तो बोलते कि एलर्जी है स्नेहन मुझे। करिए उनको, स्नेहन जो घृत दे रही है वो देते रहिए पहले। उसको बढ़ा दूं समझ, सर? और 4 चम्मच बोली हूँ मैं। और बढ़ा दीजिए, 4-4 चम्मच दिन में 3 बार, अग्नि को देख के।
अच्छा, तो वो उनका वही था कि इतना घी क्यों दे रहे हैं आप, तो तो बोलिए ना, नुकसान अंदर करेगा। सूख गया है, पूरा ड्राई हो गया, इसलिए सूखी खांसी आ रही है। जी, ये कंप्लेन बार बार आता है सर, घृतपान करने को बोलो तो पेशेंट तो बहुत मुश्किल में आ जाता है। तो बोलिए मुश्किल में क्या आना है, उनको बोलिए ठीक नहीं होना है क्या? उनके उनको घी ऐसे पिला रहे हैं। फोटो बना के दिखाइए कि ये पूरा ड्राई हो गया है, सूख गया है। तो यहाँ पर हम लोग जी। घी डाल के सॉफ्ट कर रहे हैं उसको। कल एक केस और नया आया है सर, उसको डिस्कस करूंगी मैं संभाषा में, या फिर उनको लाऊंगी। कैंसर की पेशेंट है और उनको बाद में इतनी उनकी विकृति आ गई कि कैंसर होते फिर शुगर के उससे फिर हार्ट में प्रॉब्लम आया, फिर सडनली उनको बता दिया गया कि ब्लॉकेज है। आनन फानन उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर स्टेंट भी करा लिया हार्ट में, और अभी एकदम जीर्ण काय है। और कल तो आई तो बहुत रो रही थी कि मैं कैसे करूंगी, एक काम नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा पानी भी उठा नहीं पा रही हूँ, एकदम मेरे में एनर्जी नहीं है। तो इतने के बाद आते हैं पेशेंट, तो फिर उसको नए सिरे से दीपन पाचन के बाद से फिर नए सिरे से फिर चला रही हूँ सर, इम्यूनिटी के लिए। तो उसमें विशेष हम क्या कर सकते हैं अभी? अभी मुझे केस का रिपोर्ट जी, मैं पूरा वीडियो डाल दूंगी सर हाँ उनका। हाँ, और अभी दीपन क्योंकि पाचन पेशेंट करके। आपने देखा है, आप जी, सिम्टम नहीं बताए, बस कैंसर बता रही हैं, बाकी कुछ नहीं बता रही हैं। आप पूरा नहीं सर, डिटेल में भेजिए तब। हाँ सर, पूरा डिटेल डाल दे रही हूँ। और अग्नि भी बंद है उनकी, खाना पीना भी नहीं है, वेट भी काफी लॉस हो गया है। और कीमो और रेडियो के बाद से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आई है, तो अभी बस वो मानसोपचार चला करके और दीपन पाचन पे ही रखी हूँ सर। कुछ अभी नागार्जुन आभरस और प्रभाकर बटी इसके साथ ही दे करके दाढ़ी मास्टर चूर्ण और घृतपान स्नेहपान करने को बोली हूँ मैं। ठीक है, कल उनका पूरा वीडियो बनाई हूँ, मैं डाल दूंगी सर, ठीक है, और रिपोर्ट भी डाल दूंगी केस का। ठीक है। और जी कास होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें मात्रा बस्ती भी देना पड़ता है। जैसे कि शीरबला तेल का मात्रा बस्ती जी दे दिया ना, तो कास का वेग कम हो जाता है, क्योंकि वो जी, वायु का अनुलोमन होकर होने से वेग वायु तो का कम हो अनुलोमन भी जाता होता है। है और जी स्नेहन होता है। अंदर जी अंदर तेल एब्जॉर्ब हो गया ना, तो वो लंग्स तक जाके स्नेहन कर देता है। जी, जी, रात में कंटिन्यू कास आता है सर, रात में एक बार मात्रा कंटिन्यू। बस्ती दीजिए शीरबला तेल का, जी 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल का मात्रा बस्ती देके देखिए, कास का वेग जी रुक जाएगा, फिर बहुत अच्छा लगता है। बल भी देता है ना शीरबला। जी जी हाँ, जी ठीक है। सर, थैंक यू। डॉक्टर कमल जी, आप कुछ बोलेंगी? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ये जो अस्थमेटिक जो रहता है ना सर, तो उसमें रोटा कैप यूज करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में। तो हम उसके वजह मात्रा बस्ती दे पेशेंट को, तो वो रोटा कैप कम हो सकती है क्या पेशेंट का? और 100% कम हो जाती है। आप बस्ती देंगे ना, 7 दिन भी अगर मात्रा बस्ती दिया और उसके बाद एनालिसिस करें, तो कास का जो झटका रिफ्लेक्स आता है ना, वो कम हो जाता है। सर मैंने एक पेशेंट को डायबिटिक है विद अस्थमेटिक है, तो उसका कॉन्स्टिपेशन भी था, तो मैंने मात्रा बस्ती शीरबला की चालू की, अच्छा रिजल्ट हुआ, उसका मोशन पास हुआ है। लेकिन पेशेंट का अभी ऐसा हो रहा है कि मोशन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है सर, क्योंकि बस्ती देते हैं तो मोशन जो स्टूल होता है तो हमेशा ऐसा चालू रहता है कंटिन्यूअस, और उससे भी तेल बाहर आने लगता है। तो सर जब भी दो वो मोशन मानो उसका वो स्पिंक्टर टोन उधर का चला गया, वैसे वो बेड रिटर्न है पेशेंट, तो उसमें सर उसको मात्रा बस्ती में क्या ऐड करना चाहिए हमें? आपने क्योंकि क्या उसका चीज का दिया है? सर मैंने मोचरस भी दिया था उसको, उसमें ऐड करके। किसमें ऐड किया था? मैंने शीरबला तेल जो दिया था तो ना। आप जब शीरबला तेल देंगी ना, तो स्फिंक्टर टोन भी आ जाता है, वो बस्ती ही है जो टोन ला सर देगा। पेशेंट का कंप्लेंट क्या है कि जब बस्ती देते हैं ना, पहले तो स्टूल पास नहीं होता कमोड में लेके जाने के बाद, लेकिन जब लेटाते हैं तो वो आता है, और बस्ती देने के बाद दिन भर थोड़ा थोड़ा स्टूल पास कोई होता है। बात तो नहीं, ये वो ऐसे ही रहता है, वो बस्ती का ऐसे ही ट्रीटमेंट है, लीक तो होते उससे रहता है सर थोड़ा सा। पेशेंट को कंटिन्यू बस्ती रखा, तो वो जो पांडुता चेहरे पे थी वो कम हो गई है, थोड़ा सा ऑयलीनेस तो आप उसके चेहरे बस्ती पे है। देते रहिए और डायपर पहना दीजिए, अगर उसको तकलीफ हो रही है तो। तो वो सर वो पैथोलॉजी मुझे नहीं समझ में आई कि वो स्पिंक्टर का और ये बस्ती का वो क्या, या पेशेंट का एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोजेनिक
प्रॉब्लम है। तो ये क्या मुझे हुआ, न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है तब भी बस्ती से उसको वो नस से भी मैंने वचा तेल का नस से भी चालू किया है सर पेशेंट का। ठीक है, लेकिन तो बस्ती से ही कंट्रोल होके ठीक हो जाएंगे। बस्ती दूं उसको सर? बस्ती के अब अलावा इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है परमानेंट। सर लेकिन बस्ती वो रुकने के लिए उसमें ऐसा मैंने जो नहीं होता, बस्ती आप देंगी तो नॉर्मल इंसान को भी लीक होता है, तो वो तो पेशेंट है। सर दिन में वो दिन तो भर वायु है ना सर, वायु तो साथ में निकलेगा, वायु के साथ निकलता है तो अच्छी बात है, कुछ समय के बाद फिर वो नॉर्मल आ जाता है, 2-3 बस्ती के बाद। हाँ। मैम 15 दिन हो गए पेशेंट का मैंने बस्ती चालू ही रखा आप है। ठीक करना चाहती हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। ठीक करना चाहती हूँ इसलिए हाँ, तो तो आप पूछ रही हूँ। दीजिए बस। ठीक है सर, तो उसमें बस मोचरस ऐड नहीं करूँ क्या? करिए या ना करिए, तेल तो लीक होगा ही होगा। और आप दिन में देंगी तो दिन भर निकलते रहेगा, पेशेंट को अनकंफर्टेबल, इसलिए रात को दे दीजिए। लेकिन आप बस्ती देंगी तेल का, तो मात्रा बस्ती दीजिए या नॉर्मल बस्ती दीजिए, वो तेल तो लीक होगा ही होगा। सर बस्ती क्वांटिटी कम कर सकते हैं इसमें? क्वांटिटी कम भी करें 30 ml होता ही है ना। 30 ml लेती 30 हूँ। ml। और उसको 30 ml खाने में एकदम लघु और सुपाच्य आहार दे, बिल्कुल ऑयली फीकी दाल चावल ही रहती है नहीं, मैम आप वो। बस्ती का टाइम देखिए, 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले खाना खिला के तब बस्ती दीजिए और रात को दीजिए, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ओके। बस्ती के बाद आधा घंटा उसको है ना ऐसे तकिया। बेड रिटर्न है मैम, पेशेंट बेड रिटर्न ही है। ओहो। 75 मैम इयर्स। कोई बात नहीं, आप कैथेटर कितना अंदर जाने देते हैं? कैथेटर को भी देखिए थोड़ा सा उनकी जो मिडल फिंगर रहते हैं ना उतने अंदर जाते हैं सर। थोड़ा सा एंटर करिए उसको और सॉफ्ट करके, थोड़ा एंटर करके दीजिए तो रुकेगा। बस्ती देने के बाद बाहर नहीं आता मैम, दिन भर थोड़ा 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 ऐसा चालू रहता कोई है। बात नहीं, आने दीजिए। ओके। वो धीरे तो धीरे उसमें धीरे धीरे कंट्रोल हो सर जाएगा मैम। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा उसमें कृमिकुठा रस भी उनको ऐड करूँ क्या? आपकी मर्जी, आपको क्या ऐड करना है आप करिए। ओके ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। उनका स्टूल का भी इनकॉन्टिनेंस था क्या मैडम पहले? स्टूल का ही है सर, यूरिन का कुछ भी इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम पहले था बिफोर पहले बस्ती? नहीं, पहला कॉन्स्टिपेशन था पेशेंट को और अस्थमेटिक तो इतना है ना, खांसी ये मल वेगावरोध किसी ना किसी तरह से तो हो ही रहे ना। मल वेगावरोध अगर अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वजह से हाँ। वहां मसल, स्फिंक्टर मसल लूज पड़ जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो पहले बहुत कॉन्स्टिपेशन था, रात को पेशेंट खांसी खांसी करता रहता था, लेकिन अभी कॉन्स्टिपेशन कुछ भी नहीं है, तो बस्ती से पेशेंट बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये जो अगर पेशेंट पेशेंट को अनकंफर्टेबल है तो बीच लगा 1 दिन 2 दिन ब्रेक करके फिर दिया करिए, उसमें क्या है? अल्टरनेट करूँ क्या सर? हाँ, 1 दिन दीजिए 1 दिन मत दीजिए, फिर 1 दिन दीजिए फिर नहीं दीजिए। ओके ठीक है सर। और सर पेशेंट का स्पीच भी कम हुआ है, वो जो बोलते हैं ना वो स्पीच भी कम हो गया है, तो उसके लिए क्या दूं पेशेंट को? वाक प्रवृत्ति किसका है? वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, उदान वायु का है ना। उदान वायु। हाँ, तो इसमें आप ना बल ले कुछ दवाइयां दीजिए जो बल बढ़ाए। वसंत कल्प चालू है सर, वसंत कुसुमा कर दिया है मैंने पेशेंट को, डायबिटिक है उसकी वजह से। चंद्रप्रभा भी चालू है पेशेंट, और आरोग्यवर्धिनी भी चालू है पेशेंट को सर। कुछ रसायन दे सकती हैं, रसायन, धात्री क्या रसायन, दो? रसायन। धात्री लो दू सर उसको फिर, हाँ, दे दीजिए। या च्यवनप्राश चलेगा? च्यवनप्राश दे दीजिए, ब्रह्म रसायन दे दीजिए। ओके सर ठीक है सर। शिलाजीत, शिलाजीत कितना अच्छा है, शिलाजीत से भी ताकत आती है। ओके। लेकिन सर 73 इयर्स के पेशेंट है, तो उसमें वो बोलने पहले बोलते थे थोड़ा सा, लेकिन उनको वो बोलिए अभी कि आपके उम्र के मोदी जी हैं, पूरा देश चला रहे हैं, आप इतना क्या बुढ़े हो गए। मोदी जी को देखिए और वो पुतिन को देखिए, पुतिन युद्ध कर रहे हैं आराम से, उनका एज कितना है? 70+ है। ऐसे ऐसे पॉजिटिव बोलेंगे ना तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ हम भी यंग है, ऐसे लगेगा। हाँ हाँ ठीक है सर, लेती हूँ पेशेंट को। तो सर इसमें वात का प्रकोप ही समझेंगे क्या? वाक प्रकृति भी उसका, उदान वायु का प्रकोप ही समझेंगे तो इसमें? आपको क्या लग रहा है किसका प्रकोप का है? बल क्षीणता, मुझे थोड़ा सा क्षीण बल का ह्रास ऐसे लग रहा है पेशेंट का, तो इसमें तो आपको कौन सा दोष का प्रकोप लग रहा है?
वात का ही लग रहा है, लेकिन स्पेसिफिक अभी उदान वात का बोला आपने, तो इसमें सर पेशेंट का बलक उदान वायु को ताकत देना है हमें, लेकिन वायु का प्रकोप हुआ है वहां पे, वात का क्षय हुआ है, वायु ही गड़बड़ाया है वहां पे। ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। मीनल मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? सर इस जो इनका वस्ती का प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने अंजना मैम ने मुझे बताया था, तो मैंने एक पेशेंट को नागर मोथा उसके संग तेल के संग बॉईल करके सर वो बना के दिया था, तो मोथा और कूट डाला था उसमें, कूट, उससे उसको बिल्कुल इस संबंध हो गया, उसका जो बार बार रिपीट मोशन हो रहा था वो रुक गया था। तो मैम अगर नागर चाहे मोथा और क्या मैम? कूट डाला था उसमें मैंने, कूट। जो वनस्पति आता है ना, हाँ कुछ तो उससे उसका वो मोशन बिल्कुल रुक गया था। नेक्स्ट डे उसको मुझे फिर मेडिसिन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मात्रा में, मात्रा उसकी मैम जो नागर 30 ml या 50 ml की जो मात्रा थी, उसमें मैंने करीब 2 ग्राम 2.5 ग्राम के आसपास ही मात्रा डाली थी। ओके दोनों द्रव्यों की अलग अलग। ओके ओके, ठीक है, हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट के बाद फिर मिलेंगे। प्रणाम थैंक यू सभी मैम। को, थैंक यू।